एपिसोड की शुरुआत में हम काओरू को देखते हैं जो कि केंसन को पूरे घर में ढूंढ रही होती है कि तभी याहिको उसे बताता है कि यदि तुम केंसन को ढूंढ रही हो तो सानोस्के उसे कहीं ले गया है और उसने कहा था कि आज वहाँ कुछ जुआ खेला जाएगा, जिसे सुनकर काओरू चौंक जाती है। और फिर हम सानोस्के को जुआ खेलते हुए देखते हैं जो कि केंसन की मदद से जीत भी रहा होता है, क्योंकि केंसन उसे डाइस के बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बता रहा होता है। हालांकि सानोस्के उसे एक बड़ी समस्या बताकर अपने साथ लेकर आया होता है और सानोस्के को जीतता देखकर दो बंदे उससे कहने लगते हैं कि आज तुम सच में अच्छा कर रहे हो। तो सानोस्के उन दोनों से कहने लगता है कि मैं आज तुम्हें अंडरवियर तक नंगा कर दूंगा, इसीलिए तैयार रहो। और वो उससे पूछता है कि वैसे आज कैंडी बेचने वाले योइता को क्या हो गया है। तो एक बंदा उसे बताता है कि योइता का इस महीने की शुरुआत में निधन हो गया, जिसे सुनकर सानोस्के चौंक जाता है। और वो बंदा उसे बताता है कि उसने गलती से बहुत ज्यादा ओपियम सूंघ ली थी, मतलब कि अफीम सूंघ ली थी, जिसे सुनकर सानोस्के का दिमाग खराब हो जाता है। और केंसन कहने लगता है कि ओपियम एक एक्सपेंसिव ड्रग है कि तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और सीधा केंसन के पास आकर उससे चिपक जाती है और उससे मदद मांगने लगती है कि तभी उसके पीछे दो बंदे और आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं। पर सानोस्के सीधा उनमें से एक बंदे के मुंह पर मुक्का जड़ देता है। तो दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि अगर तुम हमारे खिलाफ खड़े हो तो इसका मतलब है कि तुम मिस्टर कांड्यू के साथ दुश्मनी करने जा रहे हो। पर सानोस्के फिर भी उसके मुंह में लात मार देता है और केंसन के कांड्यू के बारे में पूछने पर सानोस्के से बताता है कि वो शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक यंग उद्यमी है जो कि पिछले कुछ सालों में अचानक बहुत अमीर हो गया है और आजकल तो उसके पास एक बड़ी प्राइवेट आर्मी भी है। और इस शहर में याकुजा से लेकर पॉलिटिशियन तक सभी लोग उससे लड़ने से बचते हैं। तो अगर वे उसकी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है तो तुम कांड्यू की कर लो, पर इसके लिए वो लड़की मना करती है। पर तभी एक बंदा उससे कहने लगता है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है मेगुमी तकानी। और उस बंदे की अपीयरेंस को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। हालांकि केंसन समझ जाता है कि वो छत से आया है और मेगुमी उससे कहने लगती है कि घर जा और कांड्यू से कहो कि मैं उससे दूर भागना सुनिश्चित करूंगी। पर वो बंदा हंसने लगता है, जिसे देखकर दो बंदे उसे वहां से बाहर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो बंदा उन दोनों को एक बुलेट जैसी चीज से मार के डाउन कर देता है और उस चीज का नाम सेनगे की राशन भी बताता है। और ये कह के वो दो सेनगे की राशन भी मेगुमी पर फायर कर देता है। हालांकि केंसन अपनी शॉट साकावाटो से इसे रोक लेता है, जिसे देखकर वो बंदा केंसन पर राशन भी फायर करने ही वाला होता है कि तभी सानोस्के और केंसन मिलकर अपने अटैक से उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे वो बंदा वहीं पर डाउन हो जाता है। और ये सब देखकर मेगुमी अपने मन में कहने लगती है कि वे स्ट्रॉन्ग है और खासकर वो शॉट्समैन इनविंसिबल लगता है। और वो केंसन के पास आके उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो और मुझे कांड्यू की पकड़ से छुड़ा सकते हो। पर तभी सानोस्के उसका हाथ पकड़ के उससे कहने लगता है कि जब तक मैं इसके पीछे का कारण नहीं जान लूंगा मुझे संतुष्टि नहीं होगी। पर मेगुमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है तो उसके हाथ से कुछ पैकेज नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर एक बंदा कहने लगता है कि वो पैकेज योइता के घर में पड़ा हुआ था। और फिर हम काओरू को देखते हैं जो कि केंसन का इंतजार कर रही होती है कि तभी केंसन घर वापस आ जाता है और वो काओरू को बताता है कि ये मिस मेगुमी तकानी है और वो उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी सानोस्के उसका मुंह बंद कर लेता है और काओरू से कहने लगता है कि वे लोग हमारी जीत की रकम नहीं देंगे, इसीलिए हम इस लड़की को पेमेंट के रूप में घर ले आए। जिसे सुनकर काओरू चौंक जाती है और केंसन से पूछती है कि क्या ये सच है। तो केंसन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है, जिसे सुनते ही काओरू उसके मुंह में मुक्का मार देती है और उससे कहने लगती है कि मैं सानोस्के को ऐसा कुछ करते हुए देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें केंसन। और वो मेगुमी से वहां से वापस घर जाने के लिए कहती है, पर मेगुमी केंसन को पकड़ के उससे कहने लगती है कि इतने पसीने से तरबतर छोटी बच्ची की तुलना में मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बेहतर है ना केंसन। और वो काओरू से कहने लगती है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम केंसन की गर्लफ्रेंड हो या कुछ और। तो सानोस्के उससे कहने लगता है कि उसे इतना मत तंग करो, ये लड़की सचमुच बहुत सरल स्वभाव की है। जिसे सुनते ही काओरू उन सभी को वहां से बाहर निकाल देती है। हालांकि मेगुमी केंसन से कहने लगती है कि तुम बॉडीगार्ड के तौर पर एकदम सही हो। पर सानोस्के उससे उसका बैकग्राउंड पूछता है और उससे कहने लगता है कि तुम कांड्यू से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो और ये पैकेज तुम्हें कैसे और कहां से मिले। और वो ये सब कुछ पूछ ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बंदा सानोस्के को ढूंढते हुए आता है और उसे एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। और फिर हम नदी के पास उन दोनों बंदों की बॉडीज को देखते हैं जो कि मेगुमी के पीछे पड़े थे और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। और उन बॉडीज को देखकर मेगुमी कहने लगती है कि जो काम के नहीं होते उन्हें निर्दयता पूर्वक मार दिया जाता है और कांड्यू हमेशा इसी तरह काम करता है। और उस भीड़ में कांड्यू का ग्रुप भी मौजूद होता है, जिनमें से व्हाइट कोट वाला बंदा केंसन को देख
देखकर बेसमी से कहने लगता है कि वो शॉर्ट्समैन जिसने तुम्हारी नाक कुचल दी किसी भी हालत में वो कोई साधारण आदमी नहीं है और बेसमी तुम उसे अकेले नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हारे लिए 2 हेल्पर नियुक्त कर रहा हूँ। जिसे सुनकर उसके बाजू में खड़ा कांडी उससे कहने लगता है कि तुम उसे दूसरा मौका दे रहे हो, तुम काफी सिंपैथिक लीडर हो। और वो कहने लगता है कि बेकार निकम्मे लोगों को जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। और वो मीगुमी को देखकर कहने लगता है कि वो मेरी प्यारी छोटी मुर्गी है जो मेरे लिए कीमती सुनहरे अंडे देती है और मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। कि तभी मीगुमी उसे देख लेती है और सानोस के केंसन को बताता है कि वो ग्लासेस वाला बंदा कांड्यू है, पर केंसन उससे कांड्यू के राइट में खड़े बंदे के बारे में पूछता है तो मीगुमी उसे बताती है कि वो व्यक्ति प्राइवेट आर्मी से अलग एक ओनिबावन ग्रुप का नेतृत्व करता है और वो जीनियस ओनमित्सु है जो 15 साल की उम्र में मेजी रेवोल्यूशन से ठीक पहले ईदो कासल ओनिबावन ग्रुप का हेड बन गया था और उस बंदे का नाम आओशी शिनिमोरी होता है। जिसे सुनकर केंसन कहने लगता है कि हम एक संदिग्ध उद्यमी और खतरनाक ओनिबावन ग्रुप के खिलाफ हैं। और फिर रात में हम केंसन को कांड्यू की प्राइवेट आर्मी का एक चार्ट बनाते हुए देखते हैं जो कि वो मीगुमी की मदद से बना रहा होता है। और बाहर काओरू गेट पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर सानोस के उसके सर पर हाथ रख के उससे कहने लगता है कि ये वैसा कुछ नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता है। और वो उसे बताता है कि केंसन जरूरतमंदों या समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाता क्योंकि ये एक रोरोनी के रूप में उसका स्वभाव है। जिसे सुनकर काओरू उससे कहने लगती है कि तो क्या तुम भी ऐसे ही हो सानोस के। तो सानोस के उसे बताता है कि मैं तो बस अपने बड़ी का बदला लेना चाहता हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोमड़ियों के साथ क्या होता है। और तभी केंसन बाहर आ जाता है और वो सानोस्की को चार्ट दिखा के उससे कहने लगता है कि ये मानना सबसे अच्छा है कि वे इस जगह के बारे में पहले से ही जानते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह नहीं हो सकते। और वो काओरू से कहने लगता है कि मैं डिटेल्स नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। और याही को वहीं जस्ट केंसन के नीचे छुपा होता है जिसने सब कुछ सुन लिया होता है और वो बाहर आके कहने लगता है कि क्या मैं ही अकेला हूँ जो इस सब से बाहर रह गया है। और इन सभी को साथ देखकर मीगुमी को अपनी फैमिली की याद आ जाती है कि तभी एक लंबा चौड़ा आदमी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है जो कि कहने लगता है कि चुपचाप मीगुमी को मेरे हवाले कर दो और उसका नाम ह्योत्तोको होता है। और वो इन दोनों से कहने लगता है कि तुम में से पहले कौन आएगा। तो सानोस के उस पर अटैक करता है और एक पंच उसके पेट में दे मारता है पर उससे ह्योत्तोको को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने दांतों को आपस में रगड़ के सानोस के पर अपनी फायर से अटैक कर देता है। हालांकि सानोस के तुरंत उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाता है जिसे देखकर ह्योत्तोको हैरान होता है। और वहीं बेसमी पेड़ के ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और ह्योत्तोको अपनी फ्लेम ब्रीड टेक्निक सानोस के पर फिर से यूज करने ही वाला होता है कि तभी केंसन उससे कहने लगता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ और इस तरह की एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस मेरा एक बाल भी नहीं जला पाएगी। जिसे सुनते ही ह्योत्तोको अपनी फ्लेम से केंसन पर अटैक करता है पर केंसन उसकी फ्लेम को अपनी साकाबाटो से 2 हिस्सों में काट देता है जिसे देखकर सानोस के याही को चौंक जाते हैं। और ह्योत्तोको फिर से अपनी फ्लेम से केंसन पर अटैक करता है पर केंसन उसे भी 2 हिस्सों में काट देता है। और मिस मीगुमी वहां से भागी रही होती है कि तभी काओरू उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो, केंसन तुम्हारे लिए लड़ रहा है। पर मीगुमी उससे कहने लगती है कि ये ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसके खिलाफ तलवारबाज जीत सकता है। तो काओरू उससे कहने लगती है कि तुम केंसन के बारे में कुछ नहीं जानती, वो कोई साधारण शॉर्ट्समैन नहीं है। और तभी ह्योत्तोको का 9 लीटर ऑयल खत्म हो जाता है जिसे वो रिफिल करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उसे कंप्लीट भी कर लेता है। और सानोस्के से कहने लगता है कि तुम कितने मूर्ख हो, इसीलिए घूम रही हो कि तुम्हें जला दिया जाए। तो सानोस्के उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक बार रहस्य उजागर हो जाने के बाद तुम्हारी मैजिक ट्रिक बार बार काम करेगी। जिसे सुनते ही ह्योत्तोको अपनी फायर से सानोस्के पर अटैक करता है पर सानोस्के अपना हाथ उसके मुंह में ही घुसा देता है और उसके ऑयल बैग को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है और उससे गिव अप करने के लिए कहता है। पर ह्योत्तोको उससे कहने लगता है कि तुम उस जले हुए हाथ के साथ पहले की तरह मुक्का नहीं मार पाओगे। और ये कह के वो सानोस्के पर अपने मुक्के से अटैक करता है पर सानोस्के उसे एक किक में ढेर कर देता है। और ये सब देखकर मीगुमी हैरान होती है कि तभी बेसमी उस पर अपनी दोगुसात्सु राशनवेव फायर कर देता है जिसे देखकर याही को मीगुमी के सामने आकर उस राशनवेव को अपने हाथ पर ले लेता है जिससे मीगुमी तो बच जाती है पर याही को वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखकर बेसमी कहने लगता है कि वो बच्चा 1 घंटा भी नहीं टिकेगा और ये ओनिबावन ग्रुप के बेसमी की असली टेक्निक है। और ये कह के वो केंसन पर निशाना साधता ही है कि तभी केंसन अपनी शॉट के एक अटैक में उसे वहां से नीचे गिरा देता है पर वो एक सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि एक मास्कमैन ने वहां पर आके बेसमी को बचा लिया होता है और वो बेसमी और ह्योत्तोको को वहां से ले जा रहा होता है पर केंसन उससे याहिको के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेसमी को
छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मास्कमैन इसके लिए मना करता है। तो केंसन उस पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, पर वो मास्कमैन उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और एक पंच में केंसन को दूर फेंक देता है और बेसमी और ह्योत्को को उठा के वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर याहिको की हालत को देखकर काओरू उसके हाथ में से पॉइजन को चूस के निकालने का डिसाइड करती है, पर तभी मेगुमी उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे बताती है कि घाव से पॉइजन चूसने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इससे चीजें और भी ज्यादा बदतर हो जाती हैं। और ये कह के वो याहिको को चेक करती है और काओरू से डोजो के रेगुलर डॉक्टर से कुछ मेडिसिन मंगवाने के लिए कहती है और केंसन से पानी उबालने और सानोस्के से बहुत सारी बर्फ खरीद के लाने के लिए कहती है। और फिर कुछ देर बाद हम एक ओल्ड डॉक्टर को देखते हैं जो कि काओरू से कह रहे होते हैं कि 3 या 4 दिन और लगेंगे और वो ठीक हो जाएगा, जिसे सुनते ही काओरू बहुत खुश हो जाती है और याहिको को अपने गले से लगा लेती है और सानोस्के डॉक्टर को थैंक्स कहता है। तो वो डॉक्टर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम थैंक्स कहना ही चाहते हो तो उसे कहो जिसने ये लिखा है, जिसे सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं और काओरू कहने लगती है कि मैंने सोचा कि वो एक मतलबी वुमन है, जिसे सुनकर वो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो मेगुमी तकानी हो सकती है। और फिर बाहर हम केंसन को देखते हैं जो कि याहिको के ट्रीटमेंट के लिए मेगुमी को थैंक्स कहता है और उससे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बता रहे होते हैं कि आइजू रीजन में तकानी फैमिली डॉक्टर्स के बीच वास्तव में एक फेमस फैमिली थी, जहाँ विमेंस और बच्चे भी चिकित्सा सीखते थे और इनमें मेगुमी के फादर रियोशी तकानी टॉप पर थे। और उन्हें जैसे ही पता चला कि डच स्टडीज कितनी उपयोगी हैं, वो अपनी पूरी फैमिली को नागासाकी में शिक्षा लेने के लिए ले गए। लेकिन आइजू क्लैन की लड़ाई लगभग उसी समय शुरू हुई जो कि आइजू क्लैन और इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट आर्मी के बीच लड़ी गई थी, लेकिन 22 सितंबर 1868 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। और चूंकि आइजू क्लैन ने क्रांति से पहले क्योटो की रक्षा की थी और इंपीरियलिस्ट को रोका था, इसीलिए तब से क्लैन के मेंबर्स को गवर्नमेंट द्वारा सालों तक प्रताड़ित किया गया और तकानी फैमिली युद्ध के लिए निकल पड़ी और बहुत छोटी मेगुमी को पीछे छोड़ गई और परिणाम स्वरूप रियोशी युद्ध में मारे गए और मेगुमी की मदर और 2 बड़े भाई युद्ध की लपटों में लापता हो गए। और तब से मेगुमी बिल्कुल अकेली है और वो 5 साल पहले टोक्यो चली गई और एक डॉक्टर की असिस्टेंट बन गई और मैं उनसे परिचित था, इसीलिए मुझे मेगुमी के बारे में तब पता चला। और वो बताते हैं कि उस डॉक्टर की 3 साल पहले हत्या हो गई थी और मेगुमी उसी समय लापता हो गई थी। और बाहर हम देखते हैं कि मेगुमी केंसन को बता रही होती है कि उस डॉक्टर के कांड्यू के साथ गुप्त संबंध थे और उस डॉक्टर ने उन ओपियम इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन किया जिन्हें कांड्यू ने सस्ते दामों पर खरीदा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक डॉक्टर ने इसे नहीं बनाया था। और वो एक पुड़िया निकाल के कहने लगती है कि इसे स्पाइडर वेब कहा जाता है और इसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस स्पेशल है जिसमें केवल आधे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्भरता दोगुनी हो जाती है जिससे प्रॉफिट चौगुना हो जाता है। और वो बताती है कि कांड्यू ने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन की मांग की और डॉक्टर से रिफाइनमेंट प्रोसेस जानने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने अपना मुंह बंद रखा और प्रॉफिट पर एकाधिकार करने की कोशिश की, पर कांड्यू के ग्रुप ने गलती से डॉक्टर को मार डाला और मैं एकमात्र व्यक्ति जो उनके असिस्टेंट के रूप में जानती थी कि इसे कैसे रिफाइन किया जाए, इसे बनाने के लिए मजबूर किया गया। और वो बताती है कि मैं किसी दिन अपनी मदर और भाइयों से रियूनाइट हो जाऊं, ये सोच के मैं ऐसी दवाइयां बनाती रही जो लोगों को मौत के मुंह में धकेलती रही। और ये कह के वो रोने लगती है और केंसन उससे कहने लगता है कि कांड्यू तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा है क्योंकि आज तक कोई भी ये नहीं जानता कि ड्रग को रिफाइन कैसे किया जाता है और इसीलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे भी इतनी आसानी से पीछे हट जाए, तो ये बेहतर होगा कि तुम डोजो में कुछ समय तक और रहो। और तभी वहाँ पर काओरू और बाकी सब भी आ जाते हैं और काओरू मेगुमी को बताती है कि यदि केंसन आसपास ना होता तो मैं भी तुम्हारे जैसे ही होती। और वो मेगुमी के पास आके उससे कहने लगती है कि लेकिन बेहतर होगा कि तुम केंसन पर कोई कदम ना उठाओ और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बेरहमी से बाहर निकाल दूंगी। और फिर हम कांड्यू को एक शिप पर देखते हैं और उस शिप का कैप्टन कांड्यू के लिए एक बॉक्स लेके आया होता है जिसे खोल के देखकर कांड्यू जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मेगुमी ने ओहांगी नाम की कुछ डिशेस बनाई होती हैं जिन्हें ये तीनों खा रहे होते हैं जो कि इन तीनों को अच्छी भी लगती हैं। और तभी वहाँ पर सानोस्के आ जाता है जिसे देखकर केंसन उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, पर सानोस्के उससे कहने लगता है कि मैं ओपियम गर्ल के हाथ का कुछ भी नहीं खाना चाहता। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। काओरू से रोकती ही रह जाती है और केंसन मेगुमी से कहने लगता है कि हमें पता चल गया है कि मिस मेगुमी ही ओपियम की क्रिएटर थी, लेकिन साथ ही हमें तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता चला, इसीलिए चाहकर भी हम तुम पर दोष नहीं मढ़ पा रहे हैं। और तो और कांड्यू के ग्रुप ने एक हफ्ते से कोई भी कदम नहीं उठाया है। और फिर थोड़ी देर बाद हम मेगुमी को बर्तन साफ करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बुक्स बेचने वाला आदमी आ जाता
जाता है, जो कि और कोई नहीं वो मास्कमैन होता है, जिसे देखकर मेगुमी घबरा जाती है और वो मास्कमैन उसका मुंह बंद करके उससे कहने लगता है कि कांड्यू तुमसे बात करना चाहता है, तो क्या तुम आने की कोशिश कर सकती हो। और फिर हम कांड्यू को देखते हैं जो कि मेगुमी से कह रहा होता है कि तुम जल्दी हमारे पास वापस क्यों नहीं आ जाती, पर मेगुमी इसके लिए साफ मना कर देती है। तो कांड्यू उससे कहने लगता है कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो हम कामिया डोजो को जला देंगे, और वो उसे बताता है कि ये जगह आज आधी रात को जला दी जाएगी, तो ज्यादा समय नहीं है, इसलिए प्लीज तब तक अपने विचार इकट्ठा कर लो। और ये कह के कांड्यू वहां से चला जाता है और बेचारी मेगुमी वहीं पर बैठ के कहने लगती है कि मैं नहीं भाग सकती ना कांड्यू से और ना ओपियम से, और ये कह के वो रोने लगती है। और फिर हम केंशिन को एक लेटर पढ़ता हुआ देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि प्लीज मुझे अपनी मर्जी से चुपचाप चले जाने के लिए माफ करना, और लगता है कांड्यू की पीछा करने वाले आना बंद हो चुके हैं, इसीलिए मैं आइजू वापस जा रही हूँ, और बस 10 दिन के लिए ही सही लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। जिसे पढ़कर केंशिन कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांड्यू के किसी आदमी ने उससे संपर्क किया होगा और उसे धमकाया होगा। और ये कह के वो सानोस्के से कांड्यू का मेंशन पूछता है और उससे साथ चलने के लिए कहता है। तो पहले तो सानोस्के जाने से मना करता है क्योंकि उस ओपियम की वजह से उसके एक फ्रेंड की जान चली गई होती है जो कि एक कैंडी सेलर था, लेकिन फिर केंशिन की बातें सुनकर सानोस्के मान जाता है। और फिर रात में हम इन तीनों को कांड्यू के मेंशन के बाहर देखते हैं जो कि गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और कांड्यू की आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कांड्यू को देखते हैं जो कि मेगुमी से कह रहा होता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम वापस आओगी, और वो सीधा मुद्दे पर आके उससे कहने लगता है कि मेरे स्पाइडर वेब का स्टॉक खत्म हो रहा है तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी। पर मेगुमी ओपियम बनाने से मना कर देती है और अपने डैगर से कांड्यू के हाथ को काट देती है, जिसे देखकर कांड्यू घबरा जाता है और मेगुमी फिर से उस पर अपने डैगर से अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहां पर आओसी आ जाता है जिसने बहुत स्पीड से उसके हाथ से डैगर छीन लिया होता है, और क्योंकि कांड्यू की जान जाते जाते बची थी तो वो गुस्से में मेगुमी को लातों से मारने लगता है और उसके मुंह में मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। और आओसी से कहने लगता है कि मेरी प्राइवेट आर्मी को बुलाओ, मैं उसे टॉर्चर करूंगा और उससे रिफाइनमेंट प्रोसेस का सच उगलवा लूंगा। तो आओसी उससे कहने लगता है कि ध्यान से सुनो, वो आदमी यहाँ है। और बाहर हम केंशिन और सानोस्के को देखते हैं जो कि कांड्यू की प्राइवेट आर्मी पर बहुत स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं, और थोड़ी ही देर में ये तीनों मिलकर कांड्यू की पूरी प्राइवेट आर्मी को हरा देते हैं। और ये सब कुछ कांड्यू भी देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि हिमुरा बातुसाई को उस विमेन के लिए इतनी दूर जाने से क्या फायदा। तो आओसी उससे कहने लगता है कि अगर हितोग्री बातुसाई एक ऐसा आदमी होता जो फायदे और नुकसान को तौलता तो अब तक ग्राउंड ट्रूप्स का हाई रैंकिंग ऑफिसर होता, और एक उद्यमी के तौर पर तुम इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। और तभी केंशिन वहां पर आके कांड्यू से मेगुमी को साथ लेके नीचे आने के लिए कहता है, और केंशिन को देखकर तो कांड्यू के पसीने छूटने लगते हैं, पर फिर वो केंशिन को से ज्वाइन करने का ऑफर देता है और अपनी प्राइवेट आर्मी के 100 जवानों के बराबर पैसा देने के लिए कहता है। और केंशिन को पैसों से खरीदने की कोशिश करने लगता है, तो आओसी उससे कहने लगता है कि उसे पैसों से जीतने की कोशिश करना बेकार है, जिसे सुनकर कांड्यू सरेंडर कर देता है। केंशिन से कहने लगता है कि मैं मेगुमी को छोड़ दूंगा लेकिन मुझे 1 घंटा दो, और इस 1 घंटे में वो मेगुमी को टॉर्चर करके उससे स्पाइडर वेब का रिफाइनमेंट प्रोसेस उगलवाने का सोचता है। लेकिन केंशिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां मौजूद एक पिलर को अपनी शॉट के एक अटैक से काट देता है, जिसे देखकर कांड्यू चौंक जाता है। और केंशिन उससे कहने लगता है कि मैं 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा, जिसे सुनकर कांड्यू आओसी से ओनिबावन ग्रुप को सेट करने के लिए कहता है और उससे कहने लगता है कि मुझे बेसमी या ह्योत्तो को जैसे और कोई बेकार बदमाश नहीं चाहिए। जिसे सुनते ही आओसी कांड्यू की कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि ओनिबावन ग्रुप मेरा ग्रुप है और मैं किसी को भी इसका अपमान नहीं करने दूंगा। और ये कह के वो कांड्यू को दूर फेंक देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब मेगुमी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ऑब्जर्वेटरी में पाती है और आओसी से बताता है कि कामिया डोजो के लोग तुम्हें वापस जीतने की कोशिश में हमला कर रहे हैं, और मिसाल के तौर पर प्राइवेट आर्मी का सफाया हो चुका है। और वो मेगुमी को उसका डैगर वापस लौटा के उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि ओपियम की अवैध बिक्री से मामला संदिग्ध हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बदौलत मैं एक सबसे बड़ी दुश्मन से टकरा गया और मुझे तुम्हारे बदकिस्मत जीवन पर थोड़ी सहानुभूति है, लेकिन अब वो भी मायने नहीं रखती। और ये कह के वो गेट लॉक करके वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि मैंशन के अंदर एंटर कर गए होते हैं और वहां पर इनका सामना उसी मास्कमैन हान्या से होता है। हालांकि केंशिन उससे साइड हटने के लिए कहता है, पर हान्या ऐसा करने से मना करता है और केंशिन पर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिससे केंशिन थोड़ा पीछे खिसक जाता है। और यहाँ पर इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें हान्या केंशिन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे केंशिन जैसे तैसे
ऐसे करके डॉज कर पा रहा होता है और हान्या उसे बताता है कि तुम एक हफ्ते पहले ही मेरे स्पेल में आ चुके थे जब तुमने मुझे इस भेष में देखा था और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। तो केंचन उसके स्पेल को तोड़ने के लिए एक सिनकेन टेक्निक का यूज करता है जिसमें वो अपनी शॉट को बिल्कुल सीधा पकड़ लेता है और बेसिकली ये एक डिफेंस टेक्निक होती है जिसे आक्रामक बनाना मुश्किल होता है, जिसे देखकर हान्या उससे कहने लगता है कि सिनकेन स्टैंस चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक तुम मेरे सम्मान के बारे में नहीं समझोगे तुम्हारे लिए उसे चकमा देना नामुमकिन है। और ये कह के वो केंचन पर अपने पंच से अटैक कर देता है, पर केंचन उसे डॉज कर लेता है और अपनी शॉट को उसके मुंह में मार देता है जिससे हान्या तिलमिला जाता है। और केंचन सानोस और याहिको को बताता है कि उसके स्पेल के पीछे की सच्चाई उसके दोनों आर्म्स पर बने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टैटूज थे, जिसमें उसका आर्म मेरे अनुमान से 1 इंच से भी ज्यादा लंबा था, जिससे मुझे बार तब लगा जब मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा। जिसे सुनकर सानोस उससे कहने लगता है कि इसीलिए तुमने उस सिनकेन स्टैंस के दौरान अंतर नापने के लिए अपनी ब्लेड का इस्तेमाल किया। और तभी हान्या का मास्क 2 टुकड़ों में टूट जाता है और हमें हान्या का रियल फेस देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल अजीब होता है, जिसे देखकर ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं। और हान्या बताता है कि मैं एक स्पाई हूँ और मेरा मेन मिशन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है और किसी भी चेहरे का भेष बदलने के लिए मैंने अपने होंठ जला दिए, नाक कान काट लिए और अपने गालों की हड्डियां कुचल दी। और मुझे नहीं पता कि तुम सब कहाँ पैदा हुए थे, लेकिन जिस इलाके में मैं पैदा हुआ था वहाँ कई गरीब गांव हैं जहाँ पेरेंट्स खाने का खर्च कम करने के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं और अगर तुम मुश्किल से मौत से बच भी गए तो भी तुम अपने घर में नहीं रह सकते, तो वहाँ से तुम्हें बर्बरता के रास्ते पर चलना होगा जहाँ तुम लोन वुल्फ की तरह मारकाट और लूटपाट करते हो। और ये कह के वो अपने हाथ में से क्लॉस निकाल लेता है और कहने लगता है कि लॉर्ड आउसी ने मेरी लोन वुल्फ जैसी हालत में भी मुझे अपने साथ ले लिया और एक टॉप रैंकेड ओनिमित्सु बना दिया। और ये कह के वो केंचन पर अपने क्लॉस से अटैक करने लगता है जिन्हें केंचन अपनी शॉट से डॉज कर रहा होता है और उसके क्लॉज इतने खतरनाक होते हैं कि एक दीवार को भी चीर देते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे पर अपने फाइनल अटैक्स करते हैं जिसमें केंचन का तो थोड़ा हाथ ही कटता है, पर हान्या के सारे क्लॉज टूट जाते हैं और वो वहीं पर डाउन हो जाता है। और फिर उसके बाद हम कांड्यू को देखते हैं जो कि कमरे के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि गेट की चाबी उसके पास नहीं होती है, पर वो पहले तो मेगुमी से माफी मांगता है और वहां से उसके साथ चलने के लिए कहता है और उसे अच्छी अच्छी बातें देने लगता है कि हम कोई भी दवाई बना सकते हैं और लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं और फलाना ढकाना। पर मेगुमी उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गई हूँ, जिसे सुनते ही कांड्यू भड़क जाता है और मेगुमी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। और फिर उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि और आगे आ गए होते हैं और वहाँ पर इन सबका सामना एक सिकीजो नाम के हट्टे कट्टे आदमी से होता है जो कि केंचन पर अपने लोहे के गोले से अटैक कर देता है। हालांकि सानोस के आगे आके उस गोले को रोक लेता है और केंचन से वहाँ से आगे जाने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही केंचन याहिको को लेकर वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ सिकीजो सानोस्के से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम अंडरग्राउंड सोसाइटी में काफी फेमस थे, पर अब तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास जान बाटो नहीं है। तो सानोस्के उससे कहने लगता है कि मेरे पास जान बाटो तो नहीं है, लेकिन मेरे दोनों हाथ जो से कंट्रोल करते थे अभी भी मौजूद हैं। और ये कह के वो सिकीजो पर अपने पंच से अटैक करता है, पर सिकीजो उसका हाथ अपनी चेन में फंसा लेता है और उसे अपनी तरफ खींच के बुरी तरह पीटने लगता है। हालांकि सानोस्के इतनी बुरी तरह पीटने के बाद भी उठ जाता है और अपने हाथ में बंधी उस चेन को तोड़ देता है और कहने लगता है कि मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोबारा से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि सिकीजो फिर से सानोस्के पर भारी पड़ जाता है, पर सानोस्के उसे पसंद आता है तो वो सानोस्के को अपने साथ आने का ऑफर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर हमारा लीडर इम्पीरियलिस्ट को हराने के लिए क्योटो में होता तो सबसे पावरफुल की कहानी बात तो सही जैसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि हमारे लीडर के बारे में होती। तो सानोस्के उससे कहने लगता है कि तुम में से हर एक बस ताकतवर है, इसीलिए शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करना और उनसे लड़ना तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाता है। लेकिन केंचन हिमुरा अलग है और मिस्सी याहिको मेगुमी और हर तरह के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका घेरा बनाते हैं। और हितोग्री बीते जमाने का नाम है और अब वो एक रोरोनी है जिसकी साकावाटो हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। और ओनिवावन ग्रुप कांड्यू का मोहरा बन के रह गया है, जिसे सुनते ही सिकीजो जोर जोर से अपना सिर सानोस्के के सिर में मारने लगता है, लेकिन तभी सानोस्के उसके दोनों हाथों की उंगलियों को क्रश कर देता है और एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है और पूरी ताकत से दूसरा पंच उसके सिर में दे मारता है, जिससे सिकीजो वहीं पर डाउन हो जाता है। और सानोस्के कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा शरीर नहीं बचेगा, और ये कह के वो वहीं पर गिर जाता है। और फिर उसके बाद हम केंचन को आउसी के सामने देखते हैं, जिसकी शॉट को देखकर याहिको से कहने लगता है कि तुम सिर्फ एक वाकिजासी से लड़ने की कोशिश कर रहे
हो, पर आओसी उससे पीछे हटने के लिए कहता है और यही सेम चीज केंशिन भी याहिको से कहता है, जिसे सुनकर याहिको साइड में आ जाता है और आओसी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि एक शॉर्ट कटाना होता है, जिससे वो केंशिन पर बहुत स्पीड से अटैक करने लगता है और उसके मूव्स लगभग हान्या के जैसे ही होते हैं, जो कि केंशिन को थोड़ी ही देर में डैमेज कर देते हैं और आओसी से बताता है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने हान्या को केनपो सिखाया था, और वो उससे कहने लगता है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि तुम इम्पीरियलिस्ट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि योशिनोबु तोकुगावा ने तोवा फुशिमी के युद्ध में कैसे काम किए थे। और वो बताता है कि जैसे ही तोकुगावा के फाइनल शोगन को पता चला कि शोगुनेट की सेना कमजोर है, वे और इनके टॉप रिटेनर्स ओसाका कासल छोड़कर ईदो लौट आए और उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे 10,000 से ज्यादा सैनिकों को छोड़ दिया। और काइसु कात्सु और ताकामोरी साइगो के बीच बातचीत के बाद इंपीरियल ईदो कासल बिना किसी रक्तपात के आत्मसमर्पण कर दिया गया और ओनिबाबन ग्रुप ने बिना लड़े ही बाकुमात्सु युग का अंत कर दिया। और आओसी बताता है कि हमें बस इस बात का अफसोस है कि हम लड़ नहीं सके, अगर हम उस समय लड़े होते तो क्रांति की जीत शोगुनेट की होती। और वो बताता है कि हम ईदो में भीषण आग लगाएंगे और फिर आर्मी के हार्ट में मौजूद इंपीरियल ऑफिसर्स को मार डालेंगे। और क्या हम यहाँ टोक्यो में भी यही घटना दोहराएंगे? तो केंशिन उससे कहने लगता है कि एक रेवोल्यूशनरी वॉरियर और एक रोरोनी दोनों के रूप में मैं चुपचाप बैठकर तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। और ये कह के केंशिन आओसी पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है, पर आओसी केंशिन पर भारी पड़ने लगता है तो केंशिन डायरेक्ट अपनी शॉर्ट के धार वाले हिस्से को पकड़ के आओसी की कोदाची को काउंटर करता है और अपनी शॉर्ट के ग्रिप वाले हिस्से को आओसी के गले में मार के उसे दूर कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी ताकत का राज तुम्हारे और तुम्हारे अपोनेंट के बीच की रीच को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। और वो बताता है कि ये सोचना आसान है कि कटाना के साथ मैं फायदे में हूँ, पर लॉन्ग रीच से तुम किसी के सेंटर में एक ब्लाइंड स्पॉट बनाने से खुद को नहीं रोक पाते और उसी ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करते हो, इसीलिए मैं कोदाची जैसे ही रीच पर स्विच करूंगा तो ब्लाइंड स्पॉट अपने आप गायब हो जाएंगे। पर आओसी इस बार केंशिन पर एक न्यू टेक्निक से अटैक करता है जिसमें केंशिन को अपने चारों तरफ आओसी देखने लगते हैं और ये एक तरह का शॉर्ट डांस होता है जिसमें केनपो की मूवमेंट्स कोदाची की टेक्निक्स के साथ कंबाइन होती हैं, जिसे केंशिन समझ तो जाता है, पर तब तक आओसी अपनी कोदाची से केंशिन के चेस्ट को काट देता है जिससे केंशिन वहीं पर गिर जाता है और ये देखकर याहिको घबरा जाता है। लेकिन तभी केंशिन उठ जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने आप को ऐसी जगह पर मरने की इजाजत भी नहीं दे सकता, जिसे देखकर आओसी फिर से केंशिन पर उसी टेक्निक काइतन केनबू से अटैक कर देता है और वो उसके गले पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी केंशिन उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। हालांकि आओसी अपनी पूरी ताकत लगाकर केंशिन की शॉट को दूर फेंक देता है और उस पर अपनी कोदाजी से अटैक करता है, लेकिन केंशिन उसकी कोदाजी को मात्र अपने हाथों से रोक लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आओसी की कोदाची के ग्रिप वाले हिस्से को ही उसके गले में मार देता है, जिससे आओसी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो केंशिन को मुक्का मार के दूर फेंक देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। हालांकि वो थोड़ी ही देर में उठ जाता है तो केंशिन उससे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहता है और वो उससे पूछता है कि हालांकि शैडोज में से तुमने ओनिबाबन ग्रुप की लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो क्रांति के बाद ऑफिसर्स पोजीशंस के लिए एक या दो से ज्यादा ऑफर्स मिलने चाहिए थे और अगर तुम अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहते थे तो निश्चित रूप से चुनने के लिए और भी जगहें थी। तो आओसी से बताता है कि ऑफिसर पोजीशंस के लिए कई ऑफर्स थे, लेकिन वे सब सिर्फ मेरे लिए थे और लीडर होने के नाते अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को त्यागने के बाद मैं एक ऑफिसर के रूप में कैसे काम कर सकता हूँ। और वो बताता है कि मेजी की नई कैपिटल टोक्यो में फेंके जाने के बाद ओनिबाबन ग्रुप को संभालते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और मैंने उन लोगों को विदा किया है जिन्होंने नया जीवन पाया है और मेरे पास केवल 4 सबऑर्डिनेट्स बचे हैं जो लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कम से कम मैं ओनिबाबन ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का ब्रिलियंट फ्लावर जोड़ सकता हूँ और इसे उनके प्राइड में बदल सकता हूँ। और वो केंशिन से उसे फाइनल ब्लो देने के लिए कहता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अनगिनत बार तुम्हारे पीछे आऊंगा। कि तभी वहां पर कांड्यू आ जाता है जो कि अपने साथ ही गैटलिंग गन लेके आया होता है, जिससे वो इन सब पर फायरिंग करने लगता है, जिसे केंशिन और आओसी अपनी स्पीड से डॉज तो करने लगते हैं, पर फिर भी कुछ गोलियां आओसी को लग जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। और फायरिंग की आवाज सुन के हान्या, शिकीजो और सानोसुके भी वहां पर आ जाते हैं कि तभी कांड्यू आओसी की तरफ गन करके उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन तभी शिकीजो आओसी के सामने आके सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं और शिकीजो आओसी से कहने लगता है कि मैं काफी संतुष्ट हूँ कि मेरे मसल्स गोलियों के खिलाफ एक शील्ड बन के जीत सके। और ये कह के वो वहीं पर मर जाता है और तभी वहां पर ह्योतो को आ जाता है जो कि सीधा कांड्यू की तरफ बढ़ने
लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम केयरलेसली शूट करोगे तो ये ऑयल आग पकड़ लेगा और फट जाएगा। लेकिन कांडी उसके पेट के ऊपर वाले हिस्से को गोलियों से छलनी कर देता है। हालांकि तभी बेसमी ह्योतको के डब्बे में से निकल के कांडी पर अपनी राशन वेव फायर कर देता है, लेकिन कांडी की गोलियों के आगे उसकी राशन वेव फेल हो जाती है और बेसमी भी पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो जाता है, जो कि मरते मरते आओसी से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हम अंत तक भी यूजलेस रहे। और यहाँ पर बेसमी और ह्योतको दोनों मारे जाते हैं, जिन्हें देखकर तो कांडी बहुत खुश होने लगता है और उसे देखकर हान्या केंजन से पूछता है कि उस साकाबाटो को उठाकर कांडी को काटने में तुम्हें कितने सेकंड लगेंगे। तो केंजन का जवाब 10 सेकंड होता है, जिसे सुनते ही हान्या सीधा कांडी की तरफ भागता है और उसे देखकर केंजन सीधा अपनी साकाबाटो की तरफ भागता है। और हम हान्या की ओनिबावन ग्रुप के मेंबर्स के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज को देखते हैं, जिन्हें याद करते हुए वो कांडी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन कांडी उसे भी गोलियों से बहुत बुरी तरह से छलनी कर देता है और यहाँ पर हान्या भी मारा जाता है। लेकिन तब तक केंजन अपनी साकाबाटो उठा लेता है, जिसे देखकर कांडी उस पर ही फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसे देखकर कांडी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर केंजन अपनी साकाबाटो के एक अटैक में उसे दूर फेंक देता है, जिससे कांडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। और केंजन सानोस्के से अभी के लिए आओसी को अकेला छोड़ने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। और सानोस्के आओसी को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि अगर तुम केंजन को इतना घायल कर सकते हो तो तुम बहुत ताकतवर हो। और यहाँ पर आओसी को छोड़कर उसके चारों सबॉर्डिनेट्स मारे गए होते हैं। और फिर उसके बाद हम सानोस्के और याहिको को देखते हैं, जिन्होंने लात मार के ऑब्जर्वेटरी के गेट को तोड़ दिया होता है। और उन तीनों को देखकर मेगुमी कहने लगती है कि मुझे सचमुच खुशी है कि मैं तुम सबसे मिल सकी, और ये कह के वो चाकू से खुद को मारने की कोशिश करती है। हालांकि सानोस्के तुरंत उसके चाकू को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए केंजन और याहिको ने खुद को समर्पित कर दिया और तुम उनके सारे प्रयासों को बर्बाद करना चाहती हो। तो मेगुमी उससे कहने लगती है कि लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, और ये कह के वो वहीं पर बैठ के रोने लगती है। और तभी वहां पर कॉप्स आ जाते हैं, जो कि कांडी की प्राइवेट आर्मी के बंदों को पकड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर सानोस्के मेगुमी से वहां से चलने के लिए कहता है। पर मेगुमी केंजन को उसके चेस्ट के घाव के लिए एक मेडिसिन देती है और उसे धन्यवाद कह के अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए नीचे आ जाती है। और वहां कॉप्स ने कांडी को भी पकड़ लिया होता है, जो कि मेगुमी को देखकर कहने लगता है कि यही वो वुमेन है जिसने अवैध रूप से ओपियम बनाई थी। जिसे सुनकर वो कैप्टन मेगुमी से पूछते हैं कि क्या ये सच है। तो मेगुमी हाँ कहने ही वाली होती है कि तभी केंजन वहां पर आके उसका मुंह बंद कर लेता है और कैप्टन से कहने लगता है कि ये वुमेन एक डॉक्टर है जो ट्रेनिंग ले रही है और कांडी ने इसे इसीलिए निशाना बनाया ताकि वो उसे ओपियम बनाने के लिए मजबूर कर सके। जिसे सुनकर वो कैप्टन केंजन से कहने लगते हैं कि हम बाद में और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आज के लिए तुम उस वुमेन को अपनी कस्टडी में ले सकते हो मिस्टर हिमुरा। और दो कॉप्स कांडी को वहां से ले जाते हैं और केंजन मेगुमी से कहने लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की खातिर तलवार चलाना ही सही मायने में प्रायश्चित होना चाहिए। और हितोग्री बातोसाई आज के जमाने में ऐसे ही जीता है। जिसे सुनकर मेगुमी चौंक जाती है और कहने लगती है कि वही लेजेंडरी हितोग्री बातोसाई। पर केंजन उसकी बात को टालते हुए उससे कहने लगता है कि तकाने की सुपीरियर मेडिकल स्टडीज बातोसाई की तलवार से ज्यादा लोगों की जान बचा सकती हैं। तो मिस मेगुमी तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। और सानोस्के भी उससे कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अपने बड़ी वाली बात भूल जाऊंगा। और फिर केंजन उन कैप्टन से आओसी के बारे में पूछता है तो वो कैप्टन उसे बताते हैं कि जब हम दौड़कर अंदर आए तो कांडी अकेला था और 4 सिर कटे कॉर्पस थे। जिसे सुनकर केंजन समझ जाता है कि आओसी भाग निकला और तभी मेगुमी उसे एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताती है। जिसे सुनकर केंजन उससे सीक्रेट रास्ते का एग्जिट पूछता है तो मेगुमी उन सभी को उस एग्जिट के पास ले आती है, जो कि ऑलरेडी खुला होता है। और वहीं पर एक दीवार के ऊपर आओसी अपने चारों सबॉर्डिनेट्स के सिरों को लिए खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और आओसी केंजन से कहने लगता है कि बात तो सही, जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं तब तक ये सुनिश्चित करना कि कोई और तुम्हें मार ना डाले। और ये कह के वो वहां से भाग जाता है। और उसकी बात सुनकर मेगुमी केंजन से कहने लगती है कि इसका मतलब कि अब तुम हमेशा के लिए निशाना बनोगे। पर केंजन उससे कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी घर आ गए होते हैं और वहां पर काओरू इन सभी का वेलकम करती है। हालांकि उसकी सारी उंगलियों में बैंडेजेस बंधी होती हैं, पर फिर भी वो केंजन से उसके जख्मों के बारे में पूछती है, लेकिन केंजन भी उससे उसकी उंगलियों के बारे में पूछता है। और फिर उसके बाद हम सुबह इन सभी को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमी केंजन को उसके लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक यू कहती है और उसने उन ओल्ड डॉक्टर की असिस्टेंट के रूप में उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और वो जाते जाते सानोस्के से कहने लगती है कि अगर तुम केंजन के लेवल तक
पहुंच जाओ तो मैं तुम्हारी साथी बन सकती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और हम केंसन के पास्ट को देखते हैं जिसमें शिकीजो ने केंसन के पास से जाते हुए उससे कहा होता है कि उस बर्ड किसन में काफी पोटेंशियल है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये चीज केंसन सानोस्के को बता रहा होता है और वो कहने लगता है कि काश हम उनसे थोड़ी और बात कर पाते, जिसे सुनकर सानोस्के भी हाँ कहता है। और फिर उसके बाद हम आओसी को उन चारों की ग्रेप्स के पास देखते हैं जिनसे वो कह रहा होता है कि मैं अभी तुम्हारी ग्रेप्स पर फूल नहीं चढ़ा सकता, लेकिन किसी दिन मैं जरूर चढ़ाऊंगा। और ये कह के वो आगे घने जंगल में चला जाता है और एक आदमी से रोकता ही रह जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और यार मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।